एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सीआरई 4 जो है, एम्स सीआरई 4, उसमें चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गई है। चॉइस फिलिंग से लेकर जो भी डाउट्स हैं स्टूडेंट्स के लिए, उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है वो प्रोविजनल टाइप का रिजल्ट है, वो फाइनल रिजल्ट नहीं है। अभी आपको चॉइस फिलिंग करनी है, उसके बाद अलॉटमेंट आएगा। अलॉटमेंट आने के बाद वो आपका फाइनल रिजल्ट होता है। बट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उस टाइम भी आपको निकाल सकते हैं। तो आप जब तक आपका डीवी होके आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती तब तक कुछ भी पक्का नहीं है। जिन लोगों का रिजल्ट आया है वो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपना अगर सही से अपलोड किए हैं या फिर उनके पास जो एलिजिबिलिटी थी उसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सेफ जोन में है, तो वो समझ सकते हैं कि उनको सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। बट अभी आपने सीआरई 4 में एक चीज नोटिस की होगी कि नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी कम थी एज कम्पेयर टू सीआरई 24 एंड 25 में। तो 24 एंड 25 में आपने देखा अप्रॉक्स 600 की समथिंग पोस्ट थी, तो वो नंबर ज्यादा था इसके कंपैरिजन में। तो अभी वैकेंसीज कम हो गई। इसमें एसआईसी भी इस बार ज्वाइन नहीं थे, मतलब जैसे 4 में 24 और 25 में वैकेंसीज जो आई थी उसमें एसआईसी इंक्लूडेड थे और अभी सीआरई 4 में एसआईसी नहीं थे। तो ये टोटल एम्स की पोस्ट थी, कुछ एक इंस्टीट्यूट्स और थे। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज कम होने के कारण जितने स्टूडेंट्स लिए गए हैं उसमें से टॉपर जो स्टूडेंट्स होंगे, जिनकी रैंक अच्छी होगी, उनके सिलेक्शन के चांस पूरे हैं। तो जो लोग सीट अलॉटमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स का लिस्ट में नाम आया है, सबको सीट अलॉटमेंट के लिए चॉइस फिलिंग अपना करना चाहिए। बट जिनकी अच्छी रैंक है और वो लोग तो स्टार्टिंग की जो चॉइसेस करेंगे उनको मिलने के चांसेस हैं। बट नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, तो आपको जो चॉइसेस लॉक करनी है वो बहुत अच्छे से और समझदारी से करनी है। ऐसा ना हो कि आपने जो चॉइसेस की हैं वहां पे वैकेंसीज वो फुल हो जाएं और आप रह जाएं। तो वो आपको बहुत अच्छे से करना है। जहां नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा हो उसको आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना, जॉब मिलना ज्यादा जरूरी है। इसमें जो आपको चॉइसेस लॉक करनी है वो ये देखना है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कहाँ ज्यादा है। आपको ये नहीं सोचना कि आपके नियर बाई क्या है। अगर आप ये सोचेंगे कि आपके नियर बाई क्या है तो वो वहां पे नंबर ऑफ वैकेंसीज कम होंगी, तो वहाँ अलॉटमेंट आपको होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जहां नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा है वहां पे आप अपनी चॉइसेस को लॉक करना प्रायोरिटी पे। स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, जितने भी स्टूडेंट्स का लिस्ट में नाम है सबको चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, आप अपना नोट डाउन करके रख लीजिए जितनी आपको इंस्टीट्यूट्स हैं और उनके आगे जो वैकेंसीज हैं, कितनी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। जैसे कि जो रिजर्व कैंडिडेट्स होते हैं, लाइक कोई एससी का स्टूडेंट है तो उसके वो एससी का स्टूडेंट जो है वो जनरल कैटेगरी वाले जो सीट्स हैं उनको भी फाइट कर सकता है। तो उसके पास जो सीट्स होती हैं वो एससी प्लस जनरल सीट्स होती हैं। तो आप अपनी सीट्स को काउंट करके रखिए। आप पहले इंस्टीट्यूट को नोट डाउन करिए, फिर नंबर ऑफ वैकेंसीज को लिखिए कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है इस इंस्टीट्यूट में। फिर जहां ज्यादा वैकेंसीज हैं आप उनको पहले लॉक करिए। पहले लॉक करने से क्या फायदा होगा कि आपको मिलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो जहां ज्यादा वैकेंसीज हैं आप उसको प्रायोरिटीज पे रखना। ठीक है, आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैंने अपने टाइम पर भी वही किया था जो मैं आप सबको बता रही हूँ, तो आपको इस तरह से करना है। इस बार नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है तो एक इंस्टीट्यूट अलॉट होना और एक अच्छे से समझदारी से आप चॉइस को लॉक करेंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। सेकेंडली ये कि एक मेरे पास कंटिन्यू कमेंट आ रहा है कि इसके आगे के क्या प्रोसेसेस रहते हैं। तो पहले आप चॉइस फिलिंग करेंगे, फिर चॉइस फिलिंग का कुछ टाइम बाद रिजल्ट आउट होगा। उसके बाद इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको डीबी के लिए कब बुलाएंगे। जैसे कि एम्स दिल्ली को कंडक्ट कराता है, तो सीट अलॉटमेंट के बाद दिल्ली का काम खत्म हो जाता है। फिर जो इंस्टीट्यूट आपको मिला है, लाइक आपको एम्स भोपाल अलॉट हुआ है, एम्स पटना अलॉट हुआ है, तो वहां से आपको एक नोटिफिकेशन आएगा, आपको मेल आएगा कि आपका डीबी किस डेट पे है। तो ये जो काम होता है वो इंस्टीट्यूट का होता है, फिर दिल्ली एम्स की तरफ से कोई भी मैसेज नहीं आता। तो इसके बाद जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो आपको मेल करेंगे आपको कब डीबी के लिए बुलाना है, और वो प्योरली इंस्टीट्यूट्स पे डिपेंड करता है कि वो डीबी कब कराएंगे। डीबी के बाद एक आपका मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट के लिए भी आपके पास मेल आएगा और एक मेल के साथ साथ आपको एक लेटर भी आएगा मेल से घर पे, उसे पोस्ट से घर पे आएगा।
तो ये सारी चीज़ें आगे की होती हैं और मेडिकल के बाद फिर आपको फाइनल रिजल्ट आएगा, फाइनल आपको जॉइनिंग के लिए बुलाया जाएगा, तो उसके बाद आपकी जॉइनिंग हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आगे की हैं, इसकी बात करनी होती है आपको। तो जो भी आपको डाउट्स हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ कि आपको इसके रिगार्डिंग क्या पूछना है। एम्स सीआरई 24 में मैं सिलेक्ट हुई थी, तो जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ गाइड कर पाऊँ। तो आपके जो भी डाउट्स हैं, आप मुझे वीडियो सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी आपको करना क्या है कि जो लास्ट डेट होने से पहले ही आपको अपनी चॉइसेस लॉक कर लेनी है। उनका लिस्ट में नाम नहीं है, उनको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कंटिन्यूअसली वैकेंसीज़ आ रही हैं। अभी रिसेंटली एम्स गोरखपुर का एग्ज़ाम हुआ है और भी एग्ज़ाम्स आते रहते हैं। सीआरई की फिर से वैकेंसीज़ आएँगी। एमपी में आने वाली हैं पोस्ट, यूपी में भी आने वाली हैं, बिहार में भी बिहार का एग्ज़ाम भी होने वाला है एंड यूपी में बीएचयू में भी वैकेंसीज़ आने वाली है। तो बहुत सारी वैकेंसीज़ कंटिन्यूअसली निकलती रहती हैं, आप उसके लिए अपडेट रहिए। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आपको कंटिन्यूसली उसकी अपडेट मिलती रहेगी जो वैकेंसीज आ रही हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है एक जॉब को लेने के लिए कि आपको कंटिन्यू स्टडी करनी है, क्योंकि ऐसा होता है हम स्टूडेंट जितने भी स्टडी करते हैं उसमें होता क्या है कि जब भी कोई एग्जाम हो जाता है और नेक्स्ट एग्जाम आने तक, उसकी नोटिफिकेशन आने तक हम कोई भी पढ़ाई नहीं करते हैं। तो यही सबसे बड़ी गलती होती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको कंटिन्यू पढ़ना है। जो लोग जॉब में हैं, जॉब के साथ-साथ मैनेज करना सीखो। जॉब के साथ-साथ कुछ टाइम टेबल अपना ऐसा फिक्स कर लो कि आपको इस टाइम पे पढ़ना है और इस टाइम पर आपको जॉब करनी है या जो भी अदर आपके काम रहते हैं वो करने हैं। अपना एक परफेक्ट टाइम टेबल बनाने के बाद, क्योंकि जॉब के साथ ही मोस्टली स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जितने भी हमारे फील्ड के लोग हैं वो जॉब के साथ ही पढ़ते हैं। सबकी जॉब चल रही होती है, मेरी भी जॉब चल रही थी, तो उसके साथ आपको मैनेजमेंट करना पड़ता है। मैं तो अपनी जॉब के साथ साथ अपनी लाइब्रेरी ज्वाइन की थी। मैं 2 बजे तक अपना हॉस्पिटल में रहती थी, उसके बाद मैं लाइब्रेरी जाती थी, शाम तक मैं लाइब्रेरी में रहती थी। तो आपको भी मैनेजमेंट करना होगा और ये खुद से करना होगा कि ये कोई दूसरा नहीं बताएगा। जो आपका टाइम टेबल है, जो आपके ड्यूटी आवर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको मॉर्निंग में टाइम रखना है, इवनिंग में रखना है या मिड में रखना है, जब भी आपको रखना है, जब भी जो भी टाइम आपके लिए सूटेबल हो, उस टाइम को आप अपनी स्टडी में अपना टाइम टेबल लिख के रख लीजिए। और जो आपको जितना टारगेट आपको फिनिश करना है पर डे के हिसाब से, जैसे कि आपको पर डे ये चैप्टर करने हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको इतने लगाने हैं, ये सारी चीजें आप लिख के रख लीजिए और उसे एक अच्छे से फॉलो करिए। क्योंकि होता क्या है कि टाइम टेबल तो सब बना लेते हैं, बस उसको इम्प्लीमेंट कोई नहीं कर पाता। तो इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए आपको खुद से ये चीज सोचनी होगी कि मुझे ये चीज करनी है और मुझे एक जॉब लेनी है। गवर्नमेंट जॉब लेने का जो सपना है आपका वो तभी पूरा होगा जब आप खुद से किए हुए वादों को अच्छे से पूरा करेंगे, तभी आप एक जॉब ले सकते हैं। जॉब लेना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम गलतियां कर रहे होते हैं, जो स्टूडेंट्स की मेजर गलतियां होती हैं, आप उन पर काम करिए। क्योंकि ऐसा ही होता है, जो लोग तैयारी कर रहे होते हैं, हमारे फील्ड में वैकेंसीज भी बहुत ज्यादा नहीं होती, बट जो लोग करते भी हैं, पढ़ते भी हैं, उनका सिलेक्शन भी जरूर होता है। मैंने भी बहुत सारे एग्जाम दिए थे, बट जो गलतियां थी उन पे मैंने काम किया और मेरा भी सिलेक्शन हुआ। तो डेफिनेटली अगर आप कंटिन्यू पढ़ाई करेंगे और आप अपनी गलतियों पे तो आपका भी एक दिन सिलेक्शन जरूर होगा। वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।